Hello learners, welcome to Social Academy India. You are watching Let's Discuss with शैलेश प्रकाश। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसको कि लेकर इस सोसाइटी में अलग अलग व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुसाइड एक कमजोर व्यक्ति करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हताश हो जाता है वो सुसाइड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है वो सुसाइड करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो अकेले पड़ जाता है वो सुसाइड करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सोसाइटी में अलग अलग व्यूज हैं सुसाइड को लेके। बट ये सारे व्यूज एट द एंड सुसाइड को एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना बोलकर छोड़ देते हैं। बट हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सुसाइड एक सोशल फिनोमिना है और कैसे एक सोशल फैक्ट है। और इसके लिए हम यूज करेंगे एमाइल दर्किम की स्टडी जो कि उन्होंने यूरोप में की थी टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द सुसाइड। और फिर इन चीजों को हम रिलेट करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों 17 से 18 साल के बच्चे को ये लगने लगता है आजकल कि आईआईटी जेई नीट ही उनकी सारी लाइफ है और क्यों वो अपने फ्यूचर को नहीं देख पाते कि इतने सारे नए नए रास्ते उनके लिए खुल चुके हैं और जिन फेलियर्स को वो अपना एंड समझते हैं उनको हम आज नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे विद द स्टडी ऑफ सुसाइड। और ये वीडियो सभी आईआईटी जेई नीट और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रिलेवेंट है और उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किन टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा रूट कॉज ऑफ द सुसाइड। इसमें हम सुसाइड की डेफिनेशन समझेंगे कि एक्चुअली सुसाइड होता क्या है, अलग अलग लोगों की क्या व्यूज हैं सुसाइड को लेके। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुसाइडल टेंडेंसीज होती क्या है, कि ऐसा क्या हो जाता है इंसान के साथ कि वो सुसाइड करने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए सोचने लगता है। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे सोशियोलॉजी ऑफ सुसाइड। इसमें हम एमाइल दर्किन की स्टडी समझेंगे जिसमें उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च कर कर सुसाइड का पता लगाया कि क्यों यूरोप में प्रोटेस्टेंट के बीच में सुसाइड बढ़ते जा रहा है। इसके बाद हम एक केस स्टडी लेंगे जहां पे कि हम देखेंगे कि कैसे यूपीएससी में सुसाइड का रेट बिल्कुल मिनिमल है और लगभग नेग्लिजिबल है। बट जब जेई और नीट आता है तो यहाँ पर सुसाइड बहुत ज्यादा है। इसका हम जो फंडामेंटल कॉज है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब आज वर्ल्ड में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वेदर इट इज स्पेस रिसर्च, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, और इतना जब वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है तो क्यों हम सिर्फ इन एग्जाम तक खुद को लिमिट कर रहे हैं। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एग्जाम को मैराथन समझा जाए, ना कि 200 मीटर रेस। कि आप एक दिन अगर फेल हो रहे हैं, बस आप अगर दौड़ नहीं पा रहे हैं 200 मीटर तो आप फेलियर हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे एग्जाम्स एक मैराथन होते हैं। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा और इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इस तरीके से डिजास्टर बनते रहा तो देश का क्या होगा। और अगर हमने अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया और सही तरीके से सही डायरेक्शन में हम चलते गए तो क्या होगा। So firstly, we need to understand what is a suicide. So in sociology, suicide is a social fact or a social phenomena that is caused directly or indirectly by a positive and negative action of a victim himself, which he knows will produce the result. एक सिंपल डेफिनेशन में हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है। अब इस सबका नाम है मान लीजिए एम। तो ये एम को बोला गया है कि आप रेलवे ट्रैक जो है उसको पार ना करें। अगर आप ऐसे पार करेंगे रेलवे ट्रैक को तो हो सकता है कि आपकी डेथ हो। तो इनको पता है कि रेलवे ट्रैक को पार करने से मेरी डेथ हो सकती है, बट स्टिल ये रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं और इनकी डेथ हो जा रही है। तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्टली एंड नेगेटिव एक्शन, कि नेगेटिव एक्शन था और वो चाहते नहीं थे कि उनकी डेथ हो। सो दैट इज नोन एज द इनडायरेक्टली एंड नेगेटिव एक्शन, जिसके कारण उनकी डेथ हो रही है और सुसाइड हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर एक कोई व्यक्ति है जो कि देख रहा है कि सामने कोई डूब रहा है, तो अगर वो उनको बचाने के लिए समंदर में कूद गए, इस दौरान डेथ हो गई। सो वो चाहते नहीं थे कि उनकी डेथ हो, इनडायरेक्टली हुआ है, बट उनके पॉजिटिव एक्शन के कारण हुआ है। सो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्टली एंड पॉजिटिव एक्शन, जिसके कारण उनका सुसाइड हुआ या फिर उनकी डेथ हुई है। फिर आता है डायरेक्टली एंड पॉजिटिव। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो एग्जाम्पल कितना ठीक है कह नहीं सकते, बट एक अगर टेररिज्म को देखा जाए तो टेररिज्म में जो स्लीपर सेल का यूज करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वही सोचते हैं कि हमारे जो काम करने से होगा काफी पॉजिटिव रिजल्ट होगा, तो वो डायरेक्टली जानते हैं कि मरेंगे हम इससे, और फिर भी वो उन काम को करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि है डायरेक्टली एंड नेगेटिव एक्शन।
कि उनको पता है कि इस एक्शन से मेरे बहुत ज्यादा चीजें खराब होने वाली है, मेरी लाइफ खराब होने वाली है, मेरे पेरेंट्स की लाइफ खराब होने वाली है, बट स्टिल वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर होता है, और ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसा एटमोसफेयर बना दिया जाता है जहां पे कि उनको लगता है कि सिर्फ ग्रेड्स जो है उनसे ही मेरा सारा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो ऐसे में वो जानते हैं कि इसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, बट स्टिल वो इन चीजों को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये हो गया डायरेक्टली एंड नेगेटिव टाइप ऑफ सुसाइड। तो इन 4 तरीके से सुसाइड को डिवाइड किया गया है इन सोशियोलॉजी। अब जिन चीजों के बारे में हमें जानना है वो है डायरेक्टली एंड नेगेटिव एक्शन। कि स्टूडेंट पता है कि उसकी जान जाने वाली है इस एक्शन से, और ये भी पता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट स्टिल वो सुसाइड अटेम्प्ट कर जाता है, और मेयरली इन द एज ऑफ 17 और 18 ईयर्स। क्यों? क्योंकि इसके काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। एक होते हैं पेरेंट्स, जिनको की लगता है कि उनके बच्चे की जिंदगी आईटी जेई तक ही लिमिटेड है। दूसरे होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि बीएमडब्ल्यू कार गिफ्ट करते हैं अपने फर्स्ट रैंकर्स को। उसके बाद वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स रैलीज निकालते हैं, जिससे कि बच्चा जो 15-17 साल का है उसको ये लगने लगता है कि मैं यार ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो उसकी लाइफ बन जाती है। जबकि अगर हम हमारा इतिहास देखेंगे, हमारे यहाँ जो बुद्ध हुए, जो जैन हुए, उन लोगों ने अपने बड़े बड़े जो राजपाट थे उसको छोड़कर उन्होंने संन्यास अपना लिया। तो जो हैप्पीनेस और जो स्पिरिचुअलिटी में जो पावर है ना, उन चीजों को हम लूज करके मटेरियलिस्टिक बिहेवियर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद एक और स्टेक होल्डर होते हैं टीचर्स, जो कि ये समझाते हैं कि आईआईटी का एग्जाम जो है, नीट का एग्जाम है, इसमें ही लाइफ है, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं भी इस ट्रैप में एक बार फंस चुका था कि जब मुझे समझने लगा था कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट। इन स्टेक होल्डर्स को आपको समझाना है कि ये जो आप कह रहे हो ये गलत है। आज अगर मैं अपने टीचर से बोलूंगा कि आप बताइए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है उस वो क्या है, इसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड कैसे यूज करता है, आज वो जो पढ़ाए होंगे ना मुझे मैथमेटिक्स, उनको भी नहीं पता होगा। बट आज वर्ल्ड यहाँ पहुंच चुका है, आज क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो ये जो बच्चे जो सोचते हैं कि उनकी लाइफ यहाँ तक सीमित हो गई है, उन चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स जो है ना 3-4, इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चे की लाइफ में डाला है, जिसके कारण डायरेक्टली बच्चा सुसाइड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कि उसको लगता है कि अगर ये मेरे पास नहीं है तो मेरी जिंदगी खत्म करना ही मेरे को सही है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट है और इसका नेगेटिव एक्शन भी होगा। अगर आप उनके पेरेंट्स को देखें तो पेरेंट्स चाहते अपने बच्चे के लिए अच्छा है, बट अगर आप उनकी लाइफ को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो ऐसे में कोई अच्छा चाहने का भी मतलब नहीं है कि आप उनको लाख कुछ भी दे दें, बट अगर उनकी लाइफ ही नहीं बच रही है तो फिर क्या मतलब। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे सोसाइटल टेंडेंसी जनरेट होती हैं, उनका जेनेसिस क्या है, और कैसे ये आगे बढ़ती हैं, और कैसे हमारे बीच में जो लोग हैं उनमें ये दिखने लगती है। तो जो बच्चा घर से निकलता है कि मैं तैयारी करूंगा और एग्जाम पास करूंगा, जब वो देखता है कि 1 लाख की भीड़ जो है वो मेरे साथ एग्जाम दे रही है और मेरा रैंक लगभग 50,000 में आ रहा है, वो घर से तो फर्स्ट रैंक के साथ निकला था, यहाँ 50,000 में पहुंच गया, तो उसको ये समझ में आने लगता है कि यार ये चीज मेरे लिए बनी नहीं है। तो ऐसे में या तो वो वापस चले जाएगा कि हाँ मेरे को नहीं करना, मेरी लाइफ मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इन चीजों को एट एट द एंड तक करते जाना है। अब ऐसे में क्या होता है कि वो अपने मेंटल पीस को कॉम्प्रोमाइज करता है फॉर द एग्जामिनेशन। अब जब उसका मेंटल पीस कॉम्प्रोमाइज होता है और जब इसके साथ काफी सारे उसको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो कुछ बच्चे तो आगे निकल जाते हैं जो कि बिल्कुल क्लियर होते हैं, जिनका आईक्यू अच्छा होता है, बट कुछ बच्चे ट्रैप में फंस जाते हैं और धीरे धीरे वो खुद को अकेला पाने लगते हैं। और ऐसे में ही 2 से 3 हफ्ते अगर आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल आंखें उनकी कमजोर हो जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बस ये खत्म होने वाला है सब कुछ। तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा आपको दिखे जो कि 2 से 3 हफ्ते आपसे बात नहीं कर रहा हो, बिल्कुल अलग सा बिहेव कर रहा हो, या फिर 1 महीने से बिल्कुल गायब हो, प्लीज आप उनसे जाके बात करिए, उनको समझाइए कि लाइफ एंड नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक एग्जाम है। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा ऐसा दिखे आपको कि जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्लास में, और उसे बार बार रोना आ रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, या फिर वो बिल्कुल सोच रहा है तो किसी एक ही चीज को सोच रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि सोक्रेट्स और एरिस्टोटल 9th और 10th में बन जाए, इतना ज्यादा तो अभी ज्ञान आया नहीं है। बट अगर वो सोचने लग रहा है किसी भी चीज को, तो ये भी एक सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। इसके बाद अगर वो जो देख रहा है, जो वो सुन रहा है और जिन चीजों पे बिलीव कर रहा है,
वो दिस वर्ल्डली नहीं है, ये भी एक सोसाइटल टेंडेंसी का तरीका हो सकता है। इसके अलावा अगर एकदम से सिग्निफिकेंट वेट लॉस और गेन हो रहा है क्योंकि काफी परेशानी में है वो, तो ये भी एक सोसाइटल टेंडेंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी भी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है या फिर एकदम से आपकी हार्ट बीट बढ़ जा रही है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा है किन्हीं चीजों में, तो ये भी एक सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। तो मैंने इन जनरल ये 5 सुसाइडल टेंडेंसी बताया। ये लिस्ट इतनी ही नहीं है, ये बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें कि काफी बिहेवियर जो इंसान के चेंज हो जाते हैं, उनको लगने लगता है कि बस लाइफ यहीं पे खत्म हो रही है, और वो उनके जो एक्ट होते हैं वो बदलने लगते हैं। तो ये होती है सोसाइटल टेंडेंसीज। अगर इसे हम सही वक्त पर समझ लें तो इससे हम उस बच्चे को रोक सकते हैं कि वो कोई गलत स्टेप ना उठाए अपनी लाइफ में। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई सोसाइटी इज नोन एज अ सोशल फैक्ट विद स्टडिंग द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी। और इसका कंट्रीब्यूशन जाता है एमाइल दर्कम को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एमाइल दर्कम को सोसाइटी के ऊपर स्टडी करनी पड़ी। तो जो यूरोप था वो उस वक्त काफी फ्लक्स था उसमें, कि मतलब काफी सारे चेंजेस हो रहे थे, और साथ ही साथ जो वहां पे अलग अलग डिसिप्लिन थे उनमें होड़ लगी थी कि हमारे डिसिप्लिन को हम कैसे आगे बढ़ा सके। जैसे कि उस वक्त साइकोलॉजी, फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस भी चल रहा था, और एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट उस वक्त आगे बढ़ रहे थे। तो जो साइकोलॉजी था वो इस सोसाइटी को मेरली एक पर्सन जो इंडिविजुअल होता था उसके एक्ट पे डिफाइन करता था, कि कोई भी एक व्यक्ति है या कोई भी एक पर्सन है, तो उसके जो इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, वो जिस तरीके से परेशान है या उसके रिएक्शंस किसी आउटर स्टिमुली पे है, उसको देखकर वो कहता था कि ये डेविएंट बिहेवियर है या फिर ये सुसाइडल टेंडेंसीज है। वेयर एज फिलोसफी की बात आती थी तो फिलोसफी तो एंडलेस थी, उसमें तो हर चीज पे डिस्कशन किया जाता था। बोलते हैं कि जहां साइंस खत्म होती है वहां फिलोसफी स्टार्ट होती है। तो इसी कारण इवन जो हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ पीएचडी, तो पीएचडी में भी फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट डॉक्टरेट दिया जाता है ना हर किसी को, चाहे वो फिजिक्स पे करे या फिर साइंस पे करे या फिर सिविल इंजीनियरिंग पे भी करे, तो उसको फिलोसफी और डॉक्टरेट क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में जाएंगे तो एक एंड हो जाता है साइंस में, और वहां से फिर फिलोसफी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए फिलोसफी के लिए दिया जाता है डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। ओके, तो ये हम समझने की बाद में कोशिश करेंगे। पर इसी वक्त जो सोशियोलॉजी था उसने ये कोशिश की कि जो यूरोप में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम समझें कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं और क्यों इन चेंजेस के कारण ये सुसाइड का जो रेट है वो बढ़ रहा है, और कैसे डेविएंस जो है वो हो रहा है। तो इसके लिए एमाइल दर्कहिम ने एक साइंटिफिक स्टडी और सिस्टमैटिक स्टडी करी, जिसमें कि उन्होंने मल्टीवेरिएट एनालिसिस किए। मल्टीवेरिएट एनालिसिस मींस कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के, जैसे फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन, इसको समझा कि इनमें चेंजेस के कारण कैसे जो इंसान का व्यक्तित्व है या इंसान का जो माइंड है या उसके रैशनैलिटी है वो चेंज हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल्स का भी यूज किया। कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल्स को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक कोई इंसान है, वो उनका जन्म हुआ है हिंदू या मुस्लिम के तौर पे, बट जब वो बड़े हो रहे हैं तो वो एक आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जब वो अगर वर्ल्ड में घूमने निकल गए तो मान लीजिए वो ग्लोबल सिटीजन हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल्स को यूज किया कि जो चेंज होते रहते हैं, और जो एक पर्सन आइडेंटिटी होता है और साथ साथ जो वेरिएबल्स भी होते हैं चेंजेस होते हैं। और उसके बाद उन्होंने काफी सारे छोटे मोटे सर्वे भी किए, तो इससे उन्होंने पता लगाया कि सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्सिबल है सोसाइट्स के लिए। और जो सुसाइड है साइकोलॉजिकल नहीं, सोशियोलॉजिकल फैक्ट भी है। और जब वो सुसाइड को पढ़ रहे थे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में और डिफरेंट सोसाइटी में, तो उन्होंने काफी सारे स्टेक होल्डर्स को लिया, जैसे कि जूस, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, और उनमें भी जो मैरिड थे और अनमैरिड थे उनको भी समझा कि उनके बीच में कैसे ज्यादा सुसाइड हो रहा है, और अपनी बुक पब्लिश की ऑन सुसाइड। उनकी बुक में एक सबसे बड़ी फाइंडिंग ये लिखी है कि जो प्रोटेस्टेंट है उनमें 4% का रेट कांस्टेंट है व्हेन इट कम्स टू सुसाइड। इसके लिए हम रीजनिंग ये दे सकते हैं कि जैसे इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी है प्रोटेस्टेंट की। तो जो प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक्स है, इन दोनों के बीच में वॉर चलता है लगभग, मतलब ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। तो जो कैथोलिक्स है वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या फिर जीसस को मानते हैं, वेयर जो प्रोटेस्टेंट है वो एग्नोस्टिक होते हैं या फिर एथीस्ट भी हो सकते हैं। तो जो प्रोटेस्टेंट है उसकी शुरुआत की थी जॉन कैल्विन ने, और इसी के ऊपर एक किताब भी लिखी है मैक्स वेबर ने, जिसको कि कहा जाता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड राइज ऑफ द कैपिटलिज्म। तो एमाइल दर्कहिम ने इसी चीज की भी बात की है कि जो प्रोटेस्टेंट है उनको बोला गया कि आप खुद की बाइबल खुद पढ़े,
और उसके बाद आप जो चढ़ाते हैं वाइन, उसकी जगह वो पैसे को बचाएं और कुछ अपना व्यापार शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट थे उनका आउटलुक बदल गया और रैशनैलिटी आ गई। बट ये रैशनैलिटी जो आई, उसके काफी डिसफंक्शन भी हुए, कि जैसे सोसाइटी में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके डिसफंक्शन भी होंगे। और उसका डिसफंक्शन ये हुआ कि यूरोप में जो फैमिली पहले एक साथ रहती थी वो न्यूक्लियर हो गई। उसके बाद जो वहां पे एजुकेशन था उसका पैटर्न बदल गया। उसके बाद जो अर्बन सेंटर्स थे वो क्रिएट हो गए, और इन अर्बन सेंटर्स के क्रिएट होने के कारण एलियनेशन होने लगा। और जो एलियनेशन हुआ, इसके कारण सुसाइड्स बढ़ने लगे। और ये सुसाइड एक जनरेशन नहीं, पहले की जनरेशन में भी कांस्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी ना इमाइल दरकिम की, वो ये थी कि उन्होंने सिर्फ एक जनरेशन में सुसाइड नहीं पढ़ा था, उसी फैमिली के अलग अलग जनरेशन में भी सुसाइड पढ़ा था, और उसी कम्युनिटी के अलग अलग जनरेशन में इन चीजों की बात की। Now we are going to understand various forces responsible for the suicide. एमाइल दरकिम ने अपनी स्टडी में दो तरीके के फोर्सेस की बात करी है। उनमें से पहले फोर्सेस है सोसाइटोजेनिक फोर्सेस, और जिन्हें की फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन भी कहा जा सकता है। जिसमें कि क्या होता है कि अगर सोसाइटी से कोई बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है या फिर अपने किसी व्यूज से बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है, तो ऐसे में उसका एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हो जाता है। दैट मीन्स कि वो कुछ भी करने के लिए उसको तैयार हो जाता है। एंड सेकंड, अगर बहुत कम उसका इंटीग्रेशन है तो इसके कारण इगोइस्टिक बिहेवियर हो जाता है। जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ते हैं जो, तो वो क्या होते हैं कि वो बिल्कुल एलियनेट हो जाते हैं और उनका सोसाइटी से इंटीग्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। और वो उतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि अगर थोड़ा सा भी कोई फेलियर मिला तो वो परेशान होने लगते हैं। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा कि कैसे गीता इसमें हेल्प कर सकती है, और साइंटिस्ट की हेल्प कर रही है गीता। इसके बाद आता है सेकंड फोर्स, दैट इज अ फोर्स ऑफ रेगुलेशन। अगर बहुत ज्यादा रेगुलेशन है तो उसके कारण पहला ये हो सकता है कि जैसे कि फेटलिस्टिक बिहेवियर हो सकता है। दैट मीन्स इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे स्लेव सोसाइटी थी पहले, तो स्लेव्स को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, उनके साथ बहुत ज्यादा गलत किया जाता था। तो ऐसे में उनको लगता था कि हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और सिमिलर रोहित वेमुला केस जो है उसका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। बट स्लेव्स वाला जो था उस वक्त का सबसे ज्यादा रिलेवेंट एग्जांपल है, कि उस वक्त जो स्लेव्स होते थे वो कुछ भी करने की कोशिश करते थे। उनको ये लगता था कि मैं कुछ भी करूं लेकिन मेरी जिंदगी का अंत ही खत्म होना है, कि मुझे अंत मेरा इसी तरीके से चलते जाना है और मेरा अंत यही होगा। तो ऐसे में उनका फेटलिस्टिक बिहेवियर हो जाता था, कि मतलब ओवर रेगुलेशन। और एक होता है लो रेगुलेशन, दैट मीन्स कि बिल्कुल कोई रेगुलेशन नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, एनोमिक बिहेवियर हो जाता है। जैसे कि फार्मर सुसाइड है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कि वो डेप्ट लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। एक वक्त वो इतना ज्यादा परेशानी हो जाती है उनको कि उनका एनोमिक बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है। सो दीज आर द टू फोर्सेस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड इन आवर सोसाइटी। जो मैंने आपको भी समझाया उसी का एक ग्राफ है, कि बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन है, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। बहुत कम इंटीग्रेशन है, इगोइस्टिक सुसाइड। बहुत कम रेगुलेशन है, एनोमिक सुसाइड। एंड बहुत ज्यादा रेगुलेशन है तो फेटिलिस्टिक सुसाइड। अब हम जानेंगे कि दरकिम के ऑब्जर्वेशन क्या थे। तो सबसे पहले दरकिम ने ये देखा कि जो रेट है सुसाइड का वो कांस्टेंट है, कि ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेशन में सुसाइड बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये जो सुसाइड अलग अलग जनरेशन में है वो कांस्टेंट चलता आ रहा है। और इवन जो प्रोटेस्टेंट है उनमें ये बढ़ते जा रहा है। वाई? क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हुए थे उसके कारण इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई है। इसके बाद उन्होंने इस चीज को बता दिया कि ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना अकेले नहीं है, ये एक सोशल फिनोमिना है। क्योंकि काफी ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं। वेयर जो हेल्दी हैं, जो ठीक है, बढ़िया है, वो सुसाइड कर रहे हैं। तो इसको सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं कहा जा सकता। अब उसके बाद इन्होंने थर्ड कहा कि जो फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन है, ये ओरिजिनेट करते हैं सोसाइटी से। हम जिस चीज की बात कर रहे थे कि जो स्लेव्स का सुसाइड हो रहा था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि जो व्हाइट पीपल थे उस वक्त वो उनको रेगुलेट करते थे बहुत ज्यादा। अब जो इंटीग्रेशन की बात है कि कुछ ऐसे जो टेरर आउटफिट्स होते हैं वो अपने रिलीजन का यूज करते हैं बहुत ज्यादा इंटीग्रेट करने के लिए किसी को, इसके कारण सुसाइड होता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जो सुसाइड को लेके दरकिम का, वो था कि सर्टेन रेट ऑफ सुसाइड इज नॉर्मल, कि एक रेट नॉर्मल है सुसाइड का जो होता रहेगा। बट ये अगर बढ़ते गया तो बहुत परेशानी आएगी। और इसके लिए हम हीगल की एक थ्योरी समझते हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पहले आएगा थीसिस, फिर आएगा एंटीथीसिस, और बीच में सिंथेसिस होके कुछ नया निकलेगा। तो पहले प्रॉब्लम्स आई, उसके कारण आज सुसाइड हो रहे हैं, और एकदम से सुसाइड का रेट बढ़ गया है। तो ऐसा कोई बीच का रास्ता मत दिमाग निकालना पड़ेगा, और ये होगा।
क्योंकि क्या होगा कि अगर एकदम से रेट बढ़ेगा तो सोसाइटी बैकफायर करने लगेगी। और इसको हम इंडियन सोसाइटी में भी समझ सकते हैं कि जैसे 1991 था, उस वक्त हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ, उसके बाद हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। एलपीजी रिफॉर्म्स लाए तो हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई और हम सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा करने लगे। इवन आज 52% जो है वो सर्विस सेक्टर का है कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करी। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे तो हमको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी। अब इंजीनियर्स की जो जरूरत पड़ी हमको, तो इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज्यादा खुलने लगे। लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे खुल गए और प्रोडक्शन बढ़ गया, तो प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हमको मार्केटिंग की जरूरत पड़ी। अब मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो आज एमबीए आगे आया। और अब प्रोडक्ट सफिशिएंट है, बनाने वाले सफिशिएंट है, बट अच्छा मार्केट नहीं है। और इंडिया को बोला जाता है इमर्जिंग मार्केट, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो एमबीए यहाँ पर चलने लगा। तो ये होता है कि इंजीनियरिंग का एक वक्त बूम आया था क्योंकि उस वक्त प्रोडक्शन करना था, बट धीरे धीरे वो नीचे होने लगा। तो इसी तरीके से ये जो सुसाइड का रेट है वो बढ़ रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन दीज एग्जामिनेशन, और उसके बाद ये रेट गिरेगा। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है और स्टूडेंट को भी समझना जरूरी है कि दुनिया इसके पार भी है। और जो सुसाइड का रेट इंडिया में बढ़ रहा है, जो कि काफी डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, उसको हम देख सकते हैं। 29 अगस्त 2023 को ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि बताया गया था कि 2015 में 17 बच्चों ने सुसाइड किया था। 16 में 16 बच्चों ने, 17 में 7 बच्चों ने, 18 में 20, 19 में 8, 20 में 4, 21 में 0 क्योंकि ये कोविड ईयर था, देन 22 में 15 बच्चों ने, और 2023 में 23 बच्चों ने अभी तक सुसाइड किया है। तो ये जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये काफी डिस्टर्बिंग ट्रेंड है हमें, लेकिन समझना जरूरी है कि अब ये वक्त आ गया है कि इन चीजों पे बात की जाए, इन चीजों को रोका जाए, और इसके लिए स्ट्रक्चरल चेंज जरूरी है। उसको हम समझेंगे कि इंडिया में क्या ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ जिसके कारण की ऐसी सिचुएशन आ गई। इसके लिए हम एक और ग्राफ समझ लेते हैं कि ओवरऑल कितना सुसाइड का रेट है। तो अगर हम देखें 2017 से लेके 2021 पे, तो सुसाइड बहुत ज्यादा बढ़ा है। 12 डेथ पर 1 लाख पीपल इन 2021। ये बहुत ज्यादा हाई रेट है। इसको समझने के लिए हम समझेंगे स्ट्रक्चरल चेंज को, कि कैसे इंडिया में स्ट्रक्चरल चेंज आया है और वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, उसके कारण ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में से क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए जिसके के कारण सुसाइड का रेट बढ़ा। तो सबसे पहला है फैमिली। फैमिली जो पहले ज्वाइंट होती थी वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हुई, और न्यूक्लियर के बाद क्या हुआ कि आज सेपरेशन भी हो गया है, एंड डिवोर्स का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। अब एक तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट डिवोर्स के रेट बढ़ने का, कि जो वुमेन है उसको खुद की सेल्फ आइडेंटिटी का पता चल रहा है। इसके ऊपर एक सोशोलॉजी में थ्योरी भी है, जीएस मीट की, सेल्फ एंड आइडेंटिटी। तो उनको ये तो पता चल रहा है कि उनका वर्थ क्या है। लेकिन इसका डिसफंक्शन ये है कि जो बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा डिवोर्सी होते हैं, तो वो बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। और जो ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी वाला कल्चर होता था, कि दादा दादी का जो कल्चर होता था, दादा दादी बेस्ट फ्रेंड होते थे बच्चों के, तो वो उनके साथ रहते थे, हर चीज उनसे शेयर करते थे। बट आज ये चीज दूर होते जा रही है, जिसके के कारण बच्चा जो है वो एलिएनेट हो जाता है सोसाइटी से, माँ बाप से, हर किसी से। इसके बाद सेकंड आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ी है, तो कैपिटलिज्म के बहुत फायदे भी हैं, लेकिन कैपिटलिज्म का नुकसान यही है कि एलिएनेशन। ये कार्ल मार्क्स ने बोला है, और हम लाख गाली बके कार्ल मार्क्स को, लेकिन ये प्रूफ होती है काफी जगह। और सिंपल आप इस चीज को देख लीजिए कि वैल्यूज जो है, तो वैल्यू भी बदल गई है। कि अगर आपके हाथ में रोलेक्स की घड़ी है तो उसकी ज्यादा वैल्यू है, भले ही आपके हाथ में कितनी भी महंगी वेदांता या किसी भी चीज की किताब हो। कि वेदांता की आपको सारी फिलोसफी पता है, सारा वर्ल्ड का ज्ञान पता है, बट अगर आपके हाथ में रोलेक्स है तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। ये मटेरियलिस्टिक कल्चर जो है वो बच्चों को परेशान कर रहा है, और इसका सबसे गंदा एग्जाम्पल कोटा पेश करता है, अपने जो बच्चों को बुला के बीएमडब्ल्यू दिलवाना और ये दिलवाना वो दिलवाना। आप एक गीता दीजिए उनको कि वो पढ़े और बच्चों को बताए कि क्या जरूरत है। तो ये जो मटेरियलिस्टिक कल्चर बढ़ते जा रहा है ना कोटा और दुनिया में हर जगह, उसके लिए सबसे बड़ा उसका डिसफंक्शन यही है कि बच्चे को बहुत ज्यादा हीन भावना आ जाती है। उसको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये देखो इतना कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। थर्ड है रिलीजन। तो रिलीजन का काम होता था कोहेसिव फोर्स, कि आपको वो जोड़ के रखे, आपके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं दंड लगाए, कि आपको बोल के चले कि आपको ये करना है नहीं करना है।
बट रिलीजन आज एक स्ट्रेंथ का फोर्स बन गया है कि बस हम रिलीजन को दिखाना चाहते हैं लोगों को, हमारा रिलीजन ये है, हम ये है वो है। हम व्हाट्सएप में स्टोरी लगाने की कोशिश करते हैं रिलीजन पे, बट हम उनकी वैल्यूज समझने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि गीता है, उसमें स्थित प्रज्ञ की बात की गई है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि इंसान बहुत ज्यादा कुछ अच्छा होने पे भी खुश ना हो, कुछ बुरा हो रहा है तो भी दुखी ना हो, तो उस सिचुएशन को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये चीजों को समझाया नहीं जा रहा है। और जो हमारा इनहेरेंट लिटरेचर था जो कि इन चीजों की बात करता था, आज उससे हम दूर होने लगे हैं। इसके बाद आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो मूल मकसद था वो था कि टू क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग, और फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। बट आज पूरा मकसद बदल गया एजुकेशन का। एजुकेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग जॉब्स। यस, जॉब नेसेसरी है, बट अगर वैल्यूज के साथ जॉब होगी ना, और अगर आपके साथ एथिक्स होगी, और साथ में आप में ऑनेस्टी और सारे वैल्यूज होंगे, तो एट द एंड ये होगा कि आप उस जॉब में भी अच्छा करेंगे और अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा करेंगे। तो इसके लिए जो ये 4 स्ट्रक्चरल फैक्टर है ना, ये रेस्पॉन्सिबल है। इस पे अगर हम कहना चाहें तो 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे भी रुक नहीं सकते, इतना सारा इसमें कंटेंट होता है। केस स्टडी लेते हैं, उससे हम समझेंगे कि यूपीएससी और जेई जो एग्जाम है, इन दोनों में सुसाइड का रेट इतना अलग क्यों। तो सबसे पहली बात यूपीएससी की ये आती है कि इसमें जो भी एग्जाम में एस्पायरेंट होता है वो ऑलरेडी ग्रेजुएट होता है। दैट मीन्स उन्होंने उसको पता है कि क्या करना है। उसके बाद जेई की जब बात आए तो यहाँ पर बच्चा जो होता है वो होता है 11th या 12th में, 17-18 साल का। और इसको और डेप्थ में समझना है तो इसको हम समझ सकते हैं इन सब्जेक्ट से, कि यूपीएससी जो होता है वो पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और इसमें सब्जेक्ट होते हैं ये सब: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ऑप्शनल और ऐसे। और इवन जो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड होता है ना, इसमें तो ये सब चीजें भी पढ़ा दी जाती है कि आपको बिहेव कैसे करना है, ये सुसाइड जो होते हैं वो टेंडेंसीज क्या है, वर्ल्ड का वर्च्यू क्या है, फिलोसफी क्या है। तो बच्चा जो होता है वो उसको थोड़ा ज्यादा ज्ञान मिल जाता है यहाँ पर, वो ज्ञान का ना खुशी मनाने लगता है कि मुझे ज्ञान मिल गया है। वेरस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में जब जेई नीट में बच्चा फंस जाता है तो उसको सेल्फ डाउट होता है कि अगर वो एवरेज था तो उसको ये लगता है कि ये चीजें हो क्या रही है सामने, मेरे सामने। तो वो समझ में आ नहीं पाता है। और उसके बाद जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, इनका कोई स्कोप नहीं रहता, इनको पढ़ाया नहीं जाता इस तरीके से। और जब बात आती है यूपीएससी की तो इनका सिलेबस जो होता है और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इन सबसे पूछा जाता है। और इसमें ये जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं ये मायने रखते हैं। तो बच्चा साइंस तो पढ़ रहा है, बट वो नॉर्मेटिव साइंस नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव साइंस पढ़ रहा है। और जब डिस्क्रिप्टिव साइंस पढ़ेगा विदाउट अ नॉर्मेटिव टच, तो एक वक्त के बाद उस सब्जेक्ट से वो खुद को एलिनेट फील करने लगेगा, अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो। अब अगला सवाल सबका यही होगा कि करे तो करे क्या। आपने बता दिया कि सुसाइड होते क्यों है, उसके पीछे एक थ्योरी भी बता दी, स्ट्रक्चरल चेंज भी इंडिया में बता दी है। तो अब हम क्या करें। तो इसमें हमें ना काफी सारे फ्रंट पे काम करना है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उतनी अप्रोच चाहिए। पहले स्टेक होल्डर्स है पेरेंट्स, दूसरा है स्टूडेंट खुद, वो खुद भी एक स्टेक होल्डर है। इसके बाद है कोचिंग और टीचर्स, और एक है सिलेबस, जो एजुकेशन सेक्टर है हमारा जिस तरीके से काम कर रहा है। तो हम आखिरी से शुरुआत करते हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव साइंस विद नॉर्मेटिव टच से समझेंगे कि जो साइंस है वो दो तरीके से है, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स जो भी हम पढ़ रहे हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स विद रूल्स, जिसके के कारण ये वर्ल्ड जो है उसको हम बेटर तरीके से डिफाइन कर सकें। तो इसमें हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस मतलब जो हम एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे आज हमारा जो वीडियो था उसका मुख्य मकसद यही था कि इस वर्ल्ड को हम कैसे बेटर बनाएं, कि कैसे सोसाइटी को रोक सकें। तो इसके लिए जो हमारा साइंस पढ़ाया जा रहा है डिस्क्रिप्टिव साइंस, उसमें एक नॉर्मेटिव टच की जरूरत है बहुत ज्यादा। क्योंकि हम ये तो पढ़ रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, कि कैसे फिजिक्स, जो केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी का इंपॉर्टेंस है। बट हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड जो है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, जिससे कि हम अपने सब्जेक्ट को एक नॉर्मेटिव टच दे सकते हैं, अपने माइंड को पीस दे सकते हैं, उन चीजों को हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो साइंटिफिक अप्रोच है वो तो हमारे में आ रही है, बट रैशनैलिटी कहीं मिस हो जा रही है, और जो कॉन्सियंस है हमारा वो काम नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए सबसे पहला सजेशन है कि डिस्क्रिप्टिव साइंस विद द नॉर्मेटिव टच। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर फेल हो रहा है, तो लग रहा है कि मैं इसमें एग्जाम में नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबसे पहले गेट अ जॉब और डू इंटर्नशिप, कि अलग अलग लोगों से मिलिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में काम करके देखिए।
कोई जॉब करिए, इससे आपकी जो स्किल्स होंगी ना वो काफी अच्छी सुधरेंगी, और आप जो फ्यूचर IR 4.0 होने वाला है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके लिए खुद को तैयार करेंगे। और फ्यूचर स्किल्स के लिए आपको तैयार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा वर्क फोर्स जो है वो बदलने वाला है, पूरा डिसरप्ट होने वाला है मार्केट, ऐसे में और ज्यादा परेशानी आ सकती है। तो प्लीज गेट इनरोल्ड फॉर द फ्यूचर स्किल्स एंड कीप द शिट ऑफ सोशल मीडिया आउट ऑफ योर माइंड एंड कॉन्शियस। कि आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कि आज जो ब्लॉगिंग वाले जो है, आज की आज मैं सुपर कार ला रहा हूँ, कल ये दूसरी सुपर कार ला रहा हूँ, आज मैं इसको BMW मिला, आज ये टॉपर बना तो दुबई गया, मैं सब देखता रहता हूँ तो मुझे पता है। तो ये जो चलते रहती है ना शिट सोशल मीडिया में, इसको अपने दिमाग से बाहर रखिए, हंसने लगा करिए, उनको देखते हैं ना तो आप हंसते रहिएगा। तो कीप द शिट ऑफ सोशल मीडिया आउट ऑफ योर माइंड एंड कॉन्शियस। कि बहुत जरूरी है कि अगर आप सोशल मीडिया में खुद को देखेंगे ना तो फिर फोमो होने लगेगा, इसलिए सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर हो जाए। एंड देन रीड एंड राइट। पढ़ना और लिखना उससे बेहतर चीज कुछ नहीं है। कुछ अच्छा पढ़िए और कुछ अच्छा लिखिए। इससे क्या होता है कि आप अपना जो दर्द होता है ना उसको लिख सकते हैं। आपका जो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको बता सकते हैं। अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो लिख दीजिए, कागज तो सुनेगा आपकी बात। और क्या पता अच्छा लिखे आपने तो पूरी दुनिया भी सुनेगी कभी। तो इसलिए रीड एंड राइट एंड देन रिप्लेस फोमो विद द घूमो। ये जो घूमो है वो लिटरल मीनिंग में है कि आपको घूमना भी है और साथ साथ गिव योर आवर्स इन अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड ऑब्जेक्टिविटी। हर चीज को लेके ऑब्जेक्टिफाई हो जाइए, कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ उस चीज में काम करना है। कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होनी है कि हाँ मेरे को इतने यार काम करना है, ठीक है इतने यार करूंगा, ऐसे काम करूंगा हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना, फोमो को अगर आप घूमो से प्रेस कर रिप्लेस करेंगे देन फाइनली जो प्रॉब्लम है उससे निकलने का आपको रास्ता मिलने लगेगा। ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी कि आप उस फेज से निकल पाए। इसके बाद आता है कि पेरेंट्स को क्या करना है। पेरेंट्स के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने बच्चे को अननेसेसरली उसका शो ऑफ ना करें। कि अगर आपका बच्चा मान लीजिए कि मोहल्ले के जो डांसिंग चेयर होता है जो, तो उसमें फर्स्ट आ गया, तो आप अपने बच्चे का फेसबुक पोस्ट डाल रहे हैं, तो उससे दूसरा बच्चा है उसको लग रहा है उसके पेरेंट्स भी डाल रहे हैं, तो आजकल जो पेरेंट्स ही आपस में फोटो खेलने लगे ना कि व्हाट्सएप स्टोरी फेसबुक स्टोरी, उसके कारण बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो डू नॉट अननेसेसरली शो ऑफ योर चिल्ड्रन सक्सेस। सेकंड, मेक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सेल इन लाइफ एंड हैप्पीनेस ओवर द मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स। कि जैसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का जनता के साथ होता है, वैसे ही आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपने बच्चे के साथ बनाइए कि तुम अपनी जिंदगी में अच्छा करो, आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से आगे लेके जाओ। सक्सेस डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस। सो ये आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करिए। देन थर्ड वन, टेल देम स्टोरीज ऑफ द बुद्ध, लॉर्ड राम एंड मेक देम स्पिरिचुअल विद एसेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट इन देयर माइंड्स। तो जो हमारी पहली जनरेशन थी वो इतनी अच्छी क्यों कर पाई, 1991 के पहले की जनरेशन जो थी, तो वो इसलिए कर पाई क्योंकि उस वक्त साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे यहाँ लाया गया था, साथ ही साथ हमने अपने आप को स्पिरिचुअल भी रखा था, हम मटेरियलिस्टिक नहीं हुए थे। ये चीजें अभी भी हैं कि वो स्पिरिचुअल है और साथ साथ उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर भी है। तो इसलिए देखिए होगा कि वो बहुत काम रहते हैं। उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जहां पर कि आपको जनरली गुस्सा आ जाए, तो वो काम रहते हैं, वो चीजों को समझते हैं। तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, जो भी हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएं। देन डू नॉट पुट योर ड्रीम्स इन देयर बैगेज। अब आपकी जो ड्रीम्स थी, ठीक है भाई आपने नहीं कर पाए, तो आपका बच्चा थोड़ी ना करेगा। आपके जीन्स हैं उसमें, आपका फेस तो नहीं है, आपके जैसे एग्जैक्ट फेस तो नहीं है, आपके सेम एज तो नहीं है। तो आपके जो ड्रीम्स है ना, उनके बैगेज में मत डालिए, उनको अपने हिसाब से ढूंढने दीजिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खुद को ढूंढ लेंगे और डिस्कवर करेंगे। सो ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया जो था वो एंशियंट टाइम से माइंड और कॉन्शियस पे बात करता था। जो गौतम बुद्ध थे, जो महावीर स्वामी थे, जो शंकराचार्य थे, उन्होंने सबसे ज्यादा थ्रस्ट इन्हीं बातों पे दिया है। गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने तो मिडिल पाथ की बात की थी कि बिकॉज ऑफ डिजायर सॉरो हैपेंस, और इनको हटाने के लिए एक मिडिल पाथ की जरूरत है, माध्यमिक मार्ग। और इसी के साथ साथ जो स्वामी थे, उन्होंने बताया था कि कैसे कार्मिक लेयर है उसको निकाला जा सकता है। जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने वेदांता पे बात की थी। तो हमारा जो एंशियंट काल से हमारा जो सिस्टम रहा है पढ़ाई का, वो ऐसा रहा है कि हम लोगों ने इन चीजों पे बात की है, माइंड पे, कॉन्शियसनेस पे। बट आज हम जिस तरीके से डिस्क्रिप्टिव साइंस को पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें नॉर्मेटिव टच हो चुके हैं, और इस चीज को जानना जरूरी है हमारे लिए। और इसके साथ ही साथ हमें इन लीडर्स को भी जानना जरूरी है, जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया लेकिन आगे बढ़ते गए।
बी आर अम्बेडकर अपनी कम्युनिटी के पहले ऐसे थे जिन्होंने 10th तक पढ़ाई की थी, और वो भी इस कारण क्योंकि इनके जो फादर थे और ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, इसके कारण उनको स्कूल में एडमिशन मिला था। बट वो स्कूल में भी एडमिशन मिला था काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कि तुम साथ में नहीं बैठोगे, पानी को छुओगे नहीं, किसी चीज को छुओगे नहीं। तो इस चीज का उनपे इम्पैक्ट भी हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट की, और एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्हें पता चला कि बड़ौदा के जो किंग है वो एक स्कॉलरशिप देते हैं, तो उन्होंने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, और उस स्कॉलरशिप को पाके वो लंदन गए। और वहां से जब उनको पता चला कि यार लंदन में तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें अच्छा कर सकता हूँ, बट मुझे वापस अपने इंडिया जाना है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। इसी के साथ साथ जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपने अहिंसा के आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे इस चीज से सुधारा जा सकता है, तो उन्होंने उस चीज को इंडिया में अप्लाई किया। इसी तरीके से जो स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी की बात की, इन सभी चीज को अगर हम ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली हम एक ऐसा इंडिया बना सकते हैं जो कि माइंड और कॉन्शियसनेस पे बात करे, जो कि एक नॉर्मेटिव साइंस की भी बात करे, और जिसपे कि सुसाइड से ज्यादा ना जिंदगी को जीने के तरीके पे बात की जाए। और ये आज इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चे एक मटेरियलिस्टिक कल्चर में फंसते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अ न्यू वर्ल्ड विथ पॉसिबिलिटीज पे। आज से 30 और 40 साल पहले ये तीन नोबेल प्रोफेशन होते थे: डॉक्टर, इंजीनियर एंड आईएएस। डॉक्टर जो थे उनको गॉड के बराबर माना जाता था कि वो भगवान का रूप है। इंजीनियर्स की संख्या इसलिए इंजीनियर्स की संख्या इसलिए बढ़ने लगी थी क्योंकि 1991 में रिफॉर्म्स हुआ था, और उसके पहले भी हम लोगों ने काफी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए थे। इसके बाद आईएएस, क्योंकि हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं तो आईएएस और ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ ही जाती है। तो ये उस वक्त का रियलिटी था। अब की रियलिटी अलग है। आज जो वर्ल्ड है वो चेंज हो चुका है। आज डॉक्टर्स के साथ बायोटेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। जब आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे या फिर जब आप एग्जाम देंगे तो आपको टीचर बोलेंगे कि अगर लास्ट रैंक आएगा तो बायोटेक मिलेगा, और ये बिल्कुल वाहियात बात है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में अगर गवर्नमेंट रिसर्च नहीं करती ना तो इतनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण नहीं होता। इसके बाद बात आती है क्वांटम कंप्यूटिंग की। क्वांटम कंप्यूटिंग ने पूरा वर्ल्ड का सिस्टम बदल दिया है, पूरा हिला दिया है वर्ल्ड को। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग ने जो काम किया है क्यूबिट से, उसके कारण जो कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है, उसका टाइम और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और जो बड़ी बड़ी स्पेस रिसर्चेज हैं उनके लिए ये चीजें काम आएंगी। इसके बाद आती है एडवांस लर्निंग। इसने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है। इसके काफी साइड इफेक्ट भी हैं इन चीजों के, बट फायदे भी हैं। तो इसके ऊपर भी काफी रिसर्चेस चल रही हैं, और इसके ऊपर भी कोर्सेज आज कल आ रहे हैं कि अगर कोई आईटी से नहीं है, नीट से नहीं है, या फिर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं है, तो भी इनमें काम कर रहा है वो। इसके बाद आता है, अगर आप सोशल साइंस से हैं तो जियो पॉलिटिक्स, कि अगर आपका जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। 1950s के वक्त यूएस वर्सेस यूएसएसआर ये लड़ाई चलती थी, और ये लड़ाई थी आइडियोलॉजी के तौर पे, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। इसके बाद एक नया ऑर्डर क्रिएट हुआ 1991 के बाद, जिसमें कि सोवियत यूनियन, रशिया कोशिश करा कि मैं खुद को एक डोमिनेंट पावर दिखाऊं, बट धीरे धीरे चाइना इमर्ज हुआ। अब चाइना इमर्ज हुआ तो जो यूएस था, जो इंडिया से बिल्कुल राइवलरी चलती थी, अब वो यूएस इंडिया के साथ जुड़ने लगा है और इंडो पैसिफिक की बात करने लगा है, और यहाँ पे जो है दूसरे राज्य हैं वो ग्लोबल साउथ की बात करने लगे। तो ये जियोपॉलिटिक्स का भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, जिसमें कि अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें जॉब्स भी हैं। इसके बाद आता है वर्ल्ड आफ्टर कोविड। अगर आप इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं, देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो डिवेस्टेशन था वो इकोनॉमी पे हुआ है कोविड के कारण, और इंडिया सबसे अच्छे से बच पाया क्योंकि इंडिया ने इकोनॉमी पे बहुत ध्यान दिया। हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। एक बारबेल स्ट्रेटेजी है जो इकोनॉमिक सर्वे में भी होगी, आपने पढ़ा होगा, उसको इम्प्लीमेंट किया कि सोशल सिक्योरिटी नेट दिया, लेकिन साथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी थोड़े थोड़े किए। हर किसी को पैसे दिए तो लोन के तौर पे दिए, सोशल सिक्योरिटी के तौर पे पूरे नहीं दे दिए। इसके बाद आती है बात पब्लिक पॉलिसी की। आज गवर्नेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है पब्लिक पॉलिसी, कि कैसे जनता का जो मूड है उसको समझा जा सके। आज आईपेक जैसे जो संस्था है वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों पूरी पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड है ना, वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज के साथ आज आगे बढ़ रहा है। तो हमें सिर्फ इन एग्जाम तक खुद को लिमिट नहीं करना है, हमें ये जानने की जरूरी है कि इतनी सारी चीजें आज एक साथ आगे बढ़ रही हैं। तो अगर हम इन चीजों को लेके बैठे रहें कि एक एग्जाम जो है उसको समझने की कोशिश करते रहें कि हर चीज मतलब कि इस पे हमारी लाइफ डिपेंड है, तो आप बहुत सारी चीज खो देंगे। अब जो बच्चा आज 17 साल में सुसाइड कर लिया,
वो अगर 10 साल बाद जिंदा होता तो क्या वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता था इन फील्ड पे? कर सकता था। लेकिन इस सुसाइड जो होता है ना, एक सडन मोमेंट होता है कि किसी ने भी एक मोमेंट में जो डिसीजन लिया है वो उसको जिंदगी भर परेशान करेगा, उसके पेरेंट्स को, उसको। सो प्लीज इन चीजों को समझे। और मैंने इस वीडियो में पूरा सुसाइड को ही समझाने की कोशिश की है कि सुसाइड होता क्या है, सुसाइड के टाइप्स क्या होते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि सुसाइड के टाइप्स, आप उनको पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत करिए। इवन वर्ल्ड इतना आगे बढ़ गया है कि न्यूरो साइंस में तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात हो रही है। इसमें हमारे अंदर जो 90 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रोड की मदद से हम उनको कैच करते हैं, समझते हैं कि वो क्या सिग्नल्स दे रहे हैं। तो जो पैरालाइज्ड, वो अपना हाथ चला सकते हैं, उनके आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं वो काम कर सकते हैं। तो वर्ल्ड जब इन चीजों की बात कर रहा है तो हम क्यों इनमें उलझे हैं? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। जो मोस्टली लोग हैं वो जॉब मार्केट के लिए आईआईटी जेई में या नीट में जाते हैं, वेयर एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहां पीएचडी होता है वो सीट्स अभी भी खाली होते हैं। तो इंडिया को समझने की जरूरत है कि उसका पोटेंशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होना चाहिए। बच्चे अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको जरूरी नहीं है कि वो किसी भी एक एग्जाम को क्रैक करें। वो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर रहे हैं तो वो पीएचडी कर सकते हैं। और व्हाट नेक्स्ट? तो मैं सिंपल कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आया था थीसिस, फिर आया एंटी थीसिस, अब निकलेगा सिंथेसिस। कि पहले आई थी कुछ एक प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, अब हमारा बीच का रास्ता निकलेगा। ये हेगल की थ्योरी थी, उसको मैंने थोड़ा स्लाइटली चेंज करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं इस लेक्चर को कोट के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा, जिसमें कि एमाइल दर्किम ने कहा है, ईच न्यू जनरेशन इज रियर्ड बाय इट प्रेडेसेसर, द लेटर मस्ट देयरफॉर improve in order to improve its successor, the movement is circular। इसलिए आज इन मुद्दों पे हमें चर्चा करना जरूरी है। और इन मुद्दों को सिर्फ ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये एक सोसाइटी का फिनोमेना है जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। इसलिए इसका जो रूट कॉज है वो समझने की जरूरत है। अगर आप स्प्रिंग फैंस लगाएंगे, उससे एक दो दिन, एक हफ्ते किसी की मेंटल स्ट्रेस को रोका जा सकता है, बट फाइनली उसके जो दिमाग में चल रहा है उसको समझने के लिए हमें स्ट्रक्चरल चेंज लाना जरूरी है। और वो चेंजेस आएंगे आपके और इस सोसाइटी के इन मुद्दों को समझने के कारण। अब अगर आपने इस वीडियो में सुसाइड को समझा है तो आप समझ लीजिए कि सुसाइड इज अ फिनोमेना जो कि हो रहा है। और आप इसमें समझिए कि कैसे मैं इससे बच सकता हूँ। ये जो मैं अगर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नेगेटिव और पॉजिटिव एक्शंस, तो अगर मैं किसी ट्रैप में हूँ तो मैं कैसे खुद को दूर निकाल सकता हूँ। और कैसे अगर मैं प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्टेंट से समझ सकते हैं कि कैसे प्रोटेस्टेंट में ज्यादा था तो मैं थोड़ा रिलीजियस हो सकता हूँ। अब अगर आपकी लाइफ बच रही है किसी चीज के कारण, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द बेस्ट।